गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 के स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज की जो डेट है वो है 23 अगस्त 2022 और 23 अगस्त के जो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या किसी भी स्टेट का पुलिस या एसएससी सीजीएल हो, सभी एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में काम आएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला करंट अफेयर का आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत चीन के संबंध अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। आपको पता है हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी। इन्होंने कहा है कि भारत और चीन का संबंध जो है वो अत्यंत ही मुश्किल दौर से अभी गुजर रहा है। चीन ने कहा है, चीन सीमा पर जो कर रहा है उसको लेकर ये बात करी गई है। उसके बाद भारत और उसके संबंध अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मतलब इनका ये कहना है कि चीन अपनी ये समस्या को सुलझाए, वरना जो है अत्यंत ही मुश्किल दौर से और गुजर सकता है। वहीं उन्होंने इस पर बात पर जोर भी दिया है कि अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते हैं तो एशियाई शताब्दी नहीं आएगी। ठीक है ना, क्या नहीं आएगी? एशियाई शताब्दी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है हमारे चीन के साथ जो संबंध है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। ठीक है, वहीं जयशंकर ने यह भी कहा है कि प्रतिष्ठा जो चुलंगा कोनार विश्वविद्यालय है, वहां पर इन्होंने हिंद प्रशांत का भारतीय दृष्टिकोण के विषय पर व्याख्यान देने के बाद इस तरीके की बात का उत्तर दिया था। मतलब ये जो इन्होंने बात कही थी कि भारत चीन के संबंध ठीक नहीं है, वो एक दृष्टिकोण के विषय पर व्याख्यान देने के बाद ये कहा था हिंद प्रशांत के अंदर। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कि जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहना है कि अगर चाइना अपनी हरकत नहीं सुधारता है या चाइना हमसे हाथ नहीं मिलाता है, हालांकि वो हाथ तो मिलाता है लेकिन वो कार्य नहीं करता जो उसको करने चाहिए, तो इनका ये कहना था कि एशियाई शताब्दी कभी नहीं आएगी, मतलब भारत और चीन के संबंध कभी नहीं सुधर सकते हैं, ये इनकी तरफ से कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा कि इस बार जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो इंदौर के अंदर होगा, ये आपको याद रखना है। ये भी विदेश मंत्रालय के द्वारा ही कहा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बगाची के मुताबिक, ठीक है, प्रवक्ता जो है अरिंदम बगाची है, इनके मुताबिक बताया गया कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में होगा, ये इन्होंने बताया है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता ही है। और भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और यह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अमेरिका से महात्मा गांधी के भारत वापसी की भी याद ये दिलाता है, क्योंकि 9 जनवरी जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, पहला कारण ये है, जो उद्देश्य, पहला कारण सबसे पहला यही है कि इसको मनाने का जो उद्देश्य वो यही है कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय का जो योगदान है उसको जागरूक, उसको दिखाने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। दूसरा आता है कि 9 जनवरी 1915 वाली जो डेट थी, उस दिन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भी भारत को वापसी करी थी उन्होंने भी, तो इसीलिए भी इस दिवस का उद्देश्य वहां पर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल, मतलब जो होगा वो जनवरी में, 9 जनवरी को होगा, वो इंदौर में होने वाला है। क्लियर? तो इसका आंसर याद रखिएगा। अगले बात करें, अगला क्वेश्चन जानते हैं। मंडला बना भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। अब ये क्या है, चलिए इस टॉपिक को जानते हैं। मंडला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मंडला कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है। ठीक है, और इस जिले में जो है आदिवासी बहुल, बहुल मतलब आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, बहुल आदिवासी जो है वो मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। कार्यात्मक रूप से का मतलब क्या है? देखिए, साल 2011 में क्या हुआ था, साल 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि जो है जांच के अनुसार, डाटा के अनुसार, दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी। कितनी थी? 68% थी। हालांकि साल 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पता चला कि जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग निरक्षर थे, जिनमें से अधिकांश आदिवासी लोग थे जो जिले के वन क्षेत्रों में रहते थे। ठीक है, अब यही लोग कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला ये बन गया है। मतलब एक आदिवासी, एक जिले, एक वन क्षेत्र में रहने वालों को क्या कर दिया, जिले के रूप में बना दिया। मतलब मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला इसीलिए बोला जा रहा है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। करीबन 2.5 लाख 2.25 लाख से अधिक लोग यहाँ
निरीक्षक थे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? तो इसका मंडला जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये साक्षात्कार जिला बना है, कार्यात्मक साक्षात्कार जिला बना है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? देखिए, ये जो अभ्यास है पिच ब्लैक, एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वायुसेना के द्वारा करी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित होने वाला इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना का एक दल भी भाग ले रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया, पहले तो याद रखिएगा। अब इसको पूरा समझिए। अभ्यास जो ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है पिच ब्लैक, पिच ब्लैक क्या है? दो देशों के बीच में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसमें और भी अन्य देश हैं जो भाग लेंगे, जैसे जापान, जर्मनी, ये सब। अभ्यास जो है वो पिच ब्लैक एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, ये याद रखिएगा। और इसकी जो मेजबानी कर रहा है, मतलब इसका जो देख रेख कर रहा है, वो रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के द्वारा की जाती है। 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, ये 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित होने वाला इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना एक दल का भाग ले रही है। और अभ्यास पिच ब्लैक का जो पिछला संस्करण था वो 2018 में हुआ था। उसके बाद से ये 2022 में डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में कोविड का समय था तो कोई भी चीजें नहीं हुई है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना। बाकी जीके फैक्ट्स करंट वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं करा हो, और अगर आपने कर रखा है तो आज 2 बजे ही उस पर, इसके ऊपर जो है फुल एनालिसिस में करने वाला हूँ, फुल आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर में ये क्या है, इसको कौन करता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या हुई थी, इसमें भारत की कौन सी सेना जा रही है, भारत को कितना लाभ होगा, ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया को क्या लाभ है, अन्य और कौन से देश हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं, और ये अभ्यास जो है कब होता है, क्या होता है, वो सब हम इसमें जानने वाले हैं। मतलब आपको जीके फैक्ट्स करंट में 2 बजे उस चैनल पर विजिट करना है, उसके बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो चलिए इसको आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिका देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करा है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो है पराग्वे के अंदर ये करा है। ठीक है? ये आपको याद रखना। और एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण करा। अर्ध प्रतिमा होता है आधा प्रतिमा। ठीक है? अर्ध प्रतिमा आप जानते ही होंगे, आधा प्रतिमा, इसका अनावरण करा गया। अब इसका उपरांत उन्होंने ऐतिहासिक कासा डेला इंडिपेंडेंसिये का भी दौरा किया है। इंडिपेंडेंसिये जो है वो पराग्वे का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है आंसर है ये जो है पराग्वे के अंदर करा गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल। कौन बनी है? अंतिम पंघाल। नाम याद रखिएगा सबसे पहले। 17 वर्षीय इनकी उम्र है, हरियाणा की रहने वाली है, और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की एडलिन को जो है 8-0 से जीत इन्होंने दर्ज करी थी। एडलिन को इन्होंने हराया था। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, अंतिम इनका नाम है, और इन्होंने ही जो है अभी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन करा है। तो ये जो है राजनाथ सिंह जी के ने करा है, याद रखिएगा। हमारे कौन है ये? इनका ये जो है इनके द्वारा करा गया है, आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। ठीक है? तो संगोष्ठी का उद्देश्य जो है उसकी बात करेंगे तो संगोष्ठी का उद्देश्य है इसके कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना, किसी भी कमी के लिए उपाय सुझाना, और त्वरित न्याय प्राप्त करने के दौरान वादियों की समस्याओं की एवं कठिनाइयों का समाधान करना है। संगोष्ठी में रक्षा मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के भाग इन्होंने लिया, और यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ये। ठीक है? मैंने इसका उद्देश्य आपको डायरेक्ट इसका उद्देश्य के बारे में बताया है और चीज नहीं बताई। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, सुपर वासुकी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी, ये क्या है मामला? चलिए इसको जानते हैं। देखिए, 295 डब्बे वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी मालगाड़ी ने 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोराबा से नागापुर के
राजनंदा गांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर सफर किया था। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे मेरी बात को। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि सुपर वासुकी जो है भारत की रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी है, ये तो आपके लिए जीके का क्वेश्चन हो गया, इसको तो रखिएगा दिमाग में। बात यह आती है कि करंट के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो करंट के लिए बच्चा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 295 डब्बे वाली है, 3.5 किलोमीटर लंबी है, सुपर वासुकी। और ये जो है 15 अगस्त को इसका शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के कोराबा से नागपुर के राजनंदा गांव जो है राजनंद गांव के बीच इसने 27,000 टन कोयला लेकर सफर किया। भारतीय रेलवे ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान सुपर वासुकी को एक स्टेशन से गुजरने में लगभग 4 मिनट का समय लगा। मतलब एक स्टेशन से इसे गुजरने के लिए कितना मिनट का समय लगा? 4 मिनट का। क्यों? क्योंकि 295 डब्बे हैं, काफी लंबी है इसका मतलब। अब रेलवे के अनुसार 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर सुपर वासुकी को तैयार किया गया है। जाहिर सी बात है, 5 सामान्य रेलगाड़ी आप मिलाएंगे, रेलवे मिलाएंगे, तब जाकर इसका निर्माण हो रहा है। 295 डब्बों वाली है ना, और 3.5 किलोमीटर लंबी है, तो काफी लंबी है इसका मतलब। दूसरी बात यह है कि अगर एक बार में सुपर वासुकी में जितना कोयले को ढोया जा सकता है, उतना कोयले से 3000 मेगावाट का पावर प्लांट दिन भर चलाया जा सकता है। समझ रहे हो? 27,000 टन कोयला लेकर सफर करा, ठीक है। एक स्टेशन से गुजरने में से 4 मिनट का समय लगा, और जितना इसने कोयला अपने में ग्रहण करा है, मतलब जितना इसमें कोयला रखा गया है, उससे 3000 मेगावाट का पावर प्लांट दिन भर चलाया जा सकता है। 3000 मेगा का पावर प्लांट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और ये रेलवे की वर्तमान मालगाड़ियों की क्षमता से करीब 3 गुना अधिक है, तो काफी इससे फायदा है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनीषा कल्याण यूईएफए चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में काफी बार मैंने आपको काफी वीडियोस में कराया भी है, और काफी बार इनकी न्यूज चलती रहती है। भारत की महिला फुटबॉलर है मनीषा। इन्होंने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यानी कि यूईएफए की महिला चैंपियनशिप लीग में डेब्यू करते हुए इतिहास रचा, और ओपलन लेडीज एफसी के लिए लतावियन क्लब रिगास एफसी के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस क्वालिफाइंग मैच में भारत की मनीषा को 60वें मिनट में जो है सरप्राइज की मारिलेनी जॉर्जिया जो है, सरप्राइज की जो मारिलेनी जॉर्जिया है, उनकी इन्होंने जगह सब्स्टिट्यूट के दौरान पर खेलने का इन्हें मौका मिला था, ठीक है। और इस मैच में ओपलन ने जो है रिगास को 3-0 से हराया, और उसके बाद ये सब अपने नाम इन्होंने कर लिया, मतलब पहली भारतीय फुटबॉलर ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रख्यात लेखक है नारायण। इनका अभी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, जाने माने उपन्यासकार थे और नारायण जी, और इनका कोच्चि में निधन हो गया, और 82 वर्ष की उम्र में हुआ है करीबन। 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता मलायारा आदिवासी समुदाय के पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने ये सम्मान मिला था। मलयारा करके एक आदिवासी समुदाय है, ठीक है, केरल के अंदर, उसके ये पहले साहित्यक हैं जिन्होंने ये सम्मान मिला था। 1998 में प्रकाशित नारायण के उपन्यास कोचारिथी ने कई अन्य पुरस्कार भी जीते थे, ठीक है। कोचारिथी नाम याद रखिएगा ये। और ये जो है कोची के एक किराए के मकान में रह रहे थे। तो हमारे लेखकों का ये हाल है भारत के अंदर। और एक समय था कि लेखकों को महलों के अंदर रखा जाता था, और आज का समय है कि लेखक किराए के मकान में रह रहे हैं। तो समय समय की चीजें हैं, ठीक है। तो ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, और ठीक है, मतलब पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।